तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसका जो कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 18 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 18 फरवरी 2026 को जो आपका कल बोर्ड का पहला पेपर होने वाला है, उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का 10वें सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। सोचिए 10वां सैंपल पेपर। इससे पहले मैंने आपको 9 सैंपल पेपर करवा दिए हैं। उसके अलावा वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी दो दो वन शॉट का वीडियो अपलोड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है, और एमसीक्यू की लाइव अभी मैं लेने वाला हूँ, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, अभी शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, और 10वां सैंपल पेपर तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, क्योंकि कल देखिए, कल आपका पहला बोर्ड एग्जाम है 18 फरवरी को, और उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सारे बोर्ड एग्जाम तो अभी बचे ही हुए हैं। तो हमारा और आपका जो साथ है ये अभी लंबा चलना है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और ये जो 10वां सैंपल पेपर है इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा ना जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा यार। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी कहते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में आसन की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दीदी जी हैं जो कि एक योगा का आसन कर रही हैं। आपको बताना है कि ये जो दीदी जी हैं ये योगा का कौन सा आसन कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो योगा का आसन किया जा रहा है इसे कहा जाता है उष्ट्रासन। क्या कहते हैं बच्चों? उष्ट्रासन कहते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द पोस्चर इन द गिवन पिक्चर। तो आपका यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर उष्ट्रासन जो है ये किया जा रहा है, योगा का आसन बच्चों। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, लिटरली बता रहा हूँ 95 प्लस तक अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। इन सैंपल पेपर्स के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, इसका अगर आप सैंपल पेपर लेते हैं तो टोटल आपको मिलेगा 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ। ठीक है, अब इन सैंपल पेपर्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा? पूरे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते होंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है इसके अंदर। शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट निकलते हैं वो मिल जाएंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस निकलते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इमेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जिसे आप केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, वो मिल जाएंगे। यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो जाएगी सैंपल पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो आज तो वैसे सैंपल पेपर के ऊपर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट का सैंपल पेपर एक साथ लेते हैं तो एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, और ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आज के लिए ये ऑफर है, आज के बाद जिंदगी में कभी ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सैंपल पेपर्स को लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रहता है। ठीक है, यानी ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए रहता है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह अधिकतर महिलाओं के साथ होता है, जहां शरीर की असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से हड्डियों की परत में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है बच्चों। तो ये होता है आपका रूम ए टाइड गठिया होता है। ठीक है, ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे
कि प्रशिक्षण की सबसे लंबी अवधि क्या कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो जो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है ट्रेनिंग का यानी प्रशिक्षण का, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों मैक्रो साइकिल। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग मैक्रो साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं मैक्रो साइकिल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के डैश शब्द से बना है। ठीक है, तो जो प्रेरणा शब्द है यानी जिसका अर्थ होता है आपका मोटिवेशन, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं, तो वो है आपका लैटिन भाषा के मूवेयर शब्द से बना है। किससे बना है बच्चों? मूवेयर शब्द से बना है। जैसे आप संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोस देखते होंगे जिसके अंदर वो आपको मोटिवेट करते हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो या जीवन को लेकर के हो। ठीक है, तो वो जो एक वर्ड आता है मोटिवेशन, जिसे हिंदी में हम प्रेरणा बोलते हैं, तो ये शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। ठीक है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द था मूवेयर। क्या था बच्चों? मूवेयर। इससे ही ये शब्द बना है प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्ड इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कह लीजिए, इस बात लगभग एक ही हो जाता है। ठीक है, इज द वर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवेयर। ओके, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि शरीर के विकास, ऊर्जा और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, जो हमारा बॉडी होता है उसका मेंटेनेंस करते हुए रहने के लिए, है ना, और पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए रहने के लिए कौन से पदार्थ की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप डॉक्टर से सुनते होंगे कभी आपका शरीर कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिससे कि आपका शरीर यहाँ पर कमजोर हो गया है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए बोला जाता है शरीर के विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए, उसके रख रखाव यानी मेंटेनेंस के लिए और मतलब ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो होते हैं ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है जी, जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार कर लेते हैं। पहला यहाँ पर कथन क्या है कि जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी जॉनसन और एडुकेबिलिटी टेस्ट का संशोधित संस्करण है। ठीक है जी, इसे 1932 में विकसित किया गया, 1932 में इसे डेवलप किया गया और इसका उद्देश्य होता है न्यूरो मस्कुलर कौशल क्षमता को मापना था, जिसमें 10 आइटम थे। ठीक है जी, और 1938 में मैथनी ने परीक्षण का अध्ययन किया और 6 वस्तुओं को हटा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 4 बातें बोली जा रही है कथन के रूप में। तो देखिए चारों ही बातें जो है बोली जा रही है यहाँ पर ये सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बेसिकली मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। यहाँ पर पहला है तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन। ठीक है, तो अगर तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन की बात करें तो ये हो जाएगा धीमी प्रतिक्रिया समय लेता है ये। दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में परिवर्तन, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में परिवर्तन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट में। ठीक है, थर्ड है आपका इंद्रियों की कार्य क्षमता में हानि होना, इस तरह से है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सुनने की शक्ति में कमी आना। ठीक है, और लास्ट में है अस्थि घनत्व में परिवर्तन, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग करेक्टली, एंड डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं सातवें क्वेश्चन के अंदर
और जो 7वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जब ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में देखते हैं तो वो ना थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। उनको लगता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी टफ होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाहूँगा, वास्तविकता के साथ जागिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपका टफ ही होगा। एक बार हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है और हमें काफ़ी आसान लगने लगेगा। छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे भी आसान लगने लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, यह उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो नेता सफलता की निगरानी के लिए बनाते हैं। इसमें प्रदर्शन जो होता है वो मानकों को स्थापित करना, वास्तविक प्रदर्शन को मापना और अनियमितताओं की तुलना करना शामिल होता है। तो ये क्या होता है बच्चों? तो ये होता है बच्चों आपका यहाँ पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल होता है ये, ठीक है। क्या होता है? कंट्रोल होता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट रेफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर्स जो सो कि सक्सेस। इट इंक्लूड्स सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इनरेगुलरिटीज। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा अस्थि भंग नहीं है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्चर, ठीक है। ये एक फ्रैक्चर नहीं है, यानी कि अस्थि भंग नहीं है बच्चों आपका। तो गुमचोट अस्थि भंग जो होता है ये एक फ्रैक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, गुमचोट फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिकली व जॉन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण को विकसित किया गया। कब विकसित किया गया था इसे बच्चों? तो इसे विकसित किया गया था ईयर 2001, यानी सन 2001 के अंदर। तो सी ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 2001। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा ये अभिकथन और कारण के ऊपर आधारित रहने वाला है। यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन जो भविष्य में एक विशिष्ट एथलीट बनने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि खेलों के अंदर ऐसे खिलाड़ियों को चूज किया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जिससे कि भविष्य में जाकर के वो एक बेहतर एथलीट बन सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभिकथन कह रहा है। अब कारण क्या कह रहा है कि खेल योजना में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा पहचान के तहत छात्रों का चयन उनकी रुचि और कौशल दक्षता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। खेल योजना जो है उसके आधार पर राष्ट्रीय खेल जो होते हैं, ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल के जो खेल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसके अंदर प्रतिभा की पहचान जो की जाती है वो ऐसे की जाती है कि कोई छात्र किसी गेम के अंदर कितनी रुचि रखता है उतना उस छात्र का उस गेम को लेकर के कितना स्किल्स है, चाहे फुटबॉल ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, ठीक है। कोई भी छात्र है, क्या उसका इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, क्या उसका इंटरेस्ट है फुटबॉल के अंदर, क्या उसकी स्किल्स है उस गेम के अंदर, ठीक है। तो इस आधार पर यहाँ पर प्रतिभा का चयन किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय योजना के तहत तो ये आपका कारण रहा। और अगर मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि ए और आर दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ दिया गया है आपका एंड रीजन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं होता है? तो वो होता है बच्चों विटामिन के। ये एक ऐसा विटामिन है जो पानी के अंदर नहीं यहाँ पर घुलता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन के आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न गति में प्रतिरोध डैश कहलाता है। तो ये जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो स्थिर घर्षण कहलाता है। कोई भी दो सतह ले लीजिए, जैसे ये एक सतह हो गई, ठीक है, और ये एक सतह हो गई इस तरह से।
तो ये दो सतह हो गई, इनके बीच में संपर्क से जो गति होता है उसमें प्रतिरोध जो होता है वो आपका स्थिर घर्षण कहलाता है। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे जैसे कि स्टेशनरी फ्रिक्शन करके, ठीक है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि लचक को निर्धारित करने वाला शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। तो वो क्या नहीं है बच्चों? तो वो आपका एरोबिक क्षमता नहीं है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज नो साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइंस फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका एरोबिक कैपेसिटी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि वह अभिप्रेरणा जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद या चुनौती प्रदान करते हैं, वह डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है आपका आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। एक अंदर से जो हमारा मोटिवेशन आता है, जो हमें कोई भी काम करने में यहाँ पर मोटिवेट करता है कि यार ये हमें करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो आंतरिक प्रेरणा कहलाता है बच्चों। क्लियर है? जैसे आपका एग्जाम आने वाला है, आपको पता है, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि यार अब पढ़ ले यार, अब अगर मैंने पढ़ लिया ना, सर की वीडियोस देख ली, सर के सैंपल पेपर से तैयारी कर ली मैंने, तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? ये आप आंतरिक प्रेरणा के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द मोटिवेशन दैट नेचुरली drives individual to perform tasks that provide pleasure or challenge is called internal inspiration, ठीक है। तो यहाँ पर 14वें का ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। कि भैया मुझे या तो जीतने दे दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो एटलीस्ट मेरे को प्रयास तो बहुत अच्छे से करने दो, है कि नहीं? यानी कि प्रयास में तो बहादुर होने दो। यह शपथ किन खेलों में ली जाती है? तो ये जो शपथ है बच्चों, विशेष ओलंपिक भारत जो ऐसे खेल होते हैं यहाँ पर ये शपथ लिया जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द जो है कि अटेम्प्ट इन विच स्पोर्ट इज द ओथ टेकन। तो स्पेशल ओलंपिक इंडिया इसके अंदर ये ओथ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके दोस्त राहुल को मधुमेह हो गया, यानी कि आपका दोस्त है राहुल जिसको यहाँ पर डायबिटीज हो गया है, भगवान ना करे किसी को डायबिटीज हो। आगे देखिए क्या बताया गया है कि लेकिन आपको यह किस लक्षण द्वारा पता चलेगा कि उसे मधुमेह हो गया है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेगा, कई सारे लक्षण हैं मधुमेह के। तो अगर हम मधुमेह के लक्षणों की बात करें तो जल्दी थकना तथा प्यास बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाना, धुंधला दिखाई देना, गुर्दा खराब होना, वजन घटना तथा पेशाब बार बार आना। तो ये सारे ही लक्षण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भैया राहुल को यहाँ पर मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गया है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर फ्रेंड राहुल हैज डायबिटीज बट बाय विच सिम्टम विल यू नो दैट ही हैज डायबिटीज। तो आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस आसन संबंधित विकृति में रीढ़ की हड्डी सी या एस आकार बना लेती है, ठीक है। ऐसा कौन सा आसन से संबंधित विकृति होता है जिसमें हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है, ठीक है, जिसे आप बैकबोन कहेंगे, तो वो ऐसा सी आकार या फिर एस आकार बना लेता है। तो वो कौन सा होता है बच्चों? तो उसे हम लोग कहते हैं स्कोलोसिस, ठीक है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस सैंपल पेपर की वीडियोस के अंदर बता रखा है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विच पोस्चरल जो है कि डेफॉर्मिटी द स्पाइनल बोन्स फॉर्म सी और एस शेप। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कोलोसिस करके, ठीक है। चलिए स्कोलियोसिस करके, ओके। अब हम लोग आ गए 18वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बेसिकली हमें सही का मिलान करना है, तो चलिए सही मिलान यहाँ पर कर देते हैं। पहला है गोल कंधे। तो गोल कंधों की अगर बात करें तो आप लिखेंगे कंधों का आगे की तरफ और झुकना, ये गोल कंधों की कैटेगरी में आता है बच्चों। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस, ठीक है।
तो स्कोलियोसिस की बात करें तो आप लिख देंगे रीढ़ की अस्थियों को दाईं या बाईं ओर झुकना, ये आपका स्कोलियोसिस के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कायफोसिस करके। ठीक है, तो कायफोसिस की बात करें तो आप लिख देंगे कंधे गोल होकर आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट लॉर्डोसिस, तो ये हो जाएगा आपका कमर की अस्थियों जो होती हैं वो आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हैं। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक हमने 18 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसमें से आपके कितने सही गए हैं। ईमानदारी से कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि अगर आपको ये पेपर पकड़ा दिया जाए और बोला जाए कि एज्यूम कर लीजिए ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि ये बोर्ड का पेपर है, तो आप कितने मार्क्स यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे 18 में से, जो अभी हमने 18 MCQ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी कहते हैं, और यहाँ हमसे 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, जिनका आंसर हमें 60 to 90 वर्ड्स के अंदर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि लचक से आप क्या समझते हैं। लचक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सक्रिय लचक क्या होता है और अक्रिय लचक क्या होता है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बता दिया लचक क्या होता है। शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लोच या लचक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यही चीज इस तरह से रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया लचक। अब यहाँ पर समझिए सक्रिय लचक क्या होता है और अक्रिय लचक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सक्रिय लचक के बारे में बताया गया है कि बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक जो है कि दूरी तक गति करने को सक्रिय लचक कहा जाता है। जैसे खिंचाव वाला व्यायाम करना किसी व्यक्ति की सहायता से, है ना, ये आपका सक्रिय लचक होता है। अब देखिए यहाँ पर अक्रिय लचक क्या होता है कि अक्रिय लचक शरीर की वह योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गति की जा सकती है, जैसे किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करना। तो इस तरह से ये अक्रिय लचक के बारे में बातें बताई गई हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लेक्सिबिलिटी एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में देख सकते हैं एंड एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई है बच्चों। क्लियर है। 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जो जल होता है या पानी कह लीजिए, वो मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ही पता होगा कि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे कि जल मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जल भोजन का एक आवश्यक तत्व होता है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल ही होता है तथा रक्त में भी 90% जल ही होता है। सोचिए, हमारी बॉडी को अगर 100% मान करके चले तो उसमें से लगभग 70% के आसपास हमारी बॉडी में क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है, और हमारे ब्लड में भी 90% हमें पानी ही देखने को मिलता है बच्चों। तो सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जल। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ठीक है, और जल के द्वारा ही शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। पानी ही होता है जो हमारे शरीर के अंदर खून में मिल करके अलग अलग कोशिकाओं तक यहाँ पर पोषक तत्व पहुंचाता है। यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। आप गर्मी के महीनों में देखते होंगे कि ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो पसीना ज़्यादा निकलता है, तो प्यास ज़्यादा लगता है हमें। ठीक है, पसीना क्यों निकलता है, ताकि हमारा शरीर यहाँ पर ठंडा रह सके। और कभी क्या आपने ऐसा महसूस किया है, अभी तो देखिए गर्मी का महीना लगभग आ ही गया है, तो अभी आप फील भी करेंगे गर्मी के महीनों में कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में से आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना होकर के आते हैं और किसी ठंडे जगह पर रुकते हैं, तो जब वो पसीना सूखता है हमारे शरीर पर, ठीक है, चाहे हमारे हाथ पे या पैर पे या फिर शरीर के अन्य अंगों पर, वो पसीना जब सूखता है और उसके ऊपर जब पेड़ पौधों की ठंडी ठंडी हवा लगती है, ओए होए होए हो, क्या ठंडा ठंडा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ना हम लोग हिमालय पे आ गए, इतना ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कभी ये अनुभव किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या है कि जल शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक वगैरह चीज़ें जमा हो जाते हैं, टॉक्सिक मटेरियल या
कह लीजिए विष युक्त जो चीज़ें जमा हो जाती है, तो जल जो है कहीं ना कहीं उसको बाहर निकालने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लेन। तो वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, या कह लीजिए इसेंशियल एलिमेंट है हमारे फूड के लिए भी, ठीक है। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड आवर ब्लड ऑल्सो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड एवरी पर्सन शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. It is through water that essential nutrients are delivered to various cells of the body and it control the temperature of our body. कौन कंट्रोल करता है? तो ये आपका जो वाटर होता है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड वाटर हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो खराब पदार्थ होते हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर निकालने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है बच्चों ये, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि न्यूटन के गति या दूसरे नियम का खेल कूद में उपयोग का उदाहरण लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। न्यूटन के जो भी रूल वगैरह हैं, ठीक है, जो भी नियम है न्यूटन के, उनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे न्यूटन का सेकंड जो लॉ है उसके बारे में बोला गया है कि उसके बारे में बताना है आपको, खेल कूद में उसका उपयोग के बारे में। तो देखिए दूसरा नियम, त्वरण का नियम। किसी भी वस्तु में उत्पन्न जैसे कि होने वाले त्वरण की दर वस्तु पर लगाने वाले बल को समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। और आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है खेल कूद में गति के दूसरे नियम का उपयोग। फुटबॉल में त्वरण उत्पन्न के लिए यह जरूरी है कि फुटबॉल जो है उसे जोर से बल लगाया जाए। जितना जोर से फुटबॉल पर बल लगेगा उतना ही तीव्र त्वरण फुटबॉल में पैदा होगा। और ऊंची कूद खेल में जब खिलाड़ी रेत पर गिरता था तो उसके चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती थी। इसके विपरीत जब खिलाड़ी गद्दे पर गिरता है तो उसके चोट नहीं लगता है, क्योंकि गद्दे पर गिरते समय आवेग को शून्य होने में समय ज़्यादा लगता है, जिससे चोट कम लगता है। उपरोक्त दिए गए उदाहरण न्यूटन के दूसरे नियम की पुष्टि करते हैं कि भैया एक तो आपका फुटबॉल ले लीजिए, वहाँ पर फुटबॉल में जितना ज़्यादा आप जोर से बल लगाएंगे उतना ज़्यादा वो आगे जाएगा, है ना। दूसरा कि क्या होता था पहले गिरने वाले, जिसमें खिलाड़ी गिर जाते हैं ज़मीन पर, ऐसे गेम्स के अंदर खिलाड़ियों को चोट बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन जब से गद्दे बिछा दिए हैं तो उसमें क्या होता है, जब खिलाड़ी गिरते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक टाइम गैप आ जाता है खिलाड़ी के शरीर और जो नीचे आपका सरफेस है उसके बीच में, जिससे कि उनको यहाँ पर चोट वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो ये न्यूटन के सेकंड नियम को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैं नारियल अन्ना की तरह क्यों बात कर रहा हूँ। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि विशेष ओलंपिक द्वारा खेलों में विभाजन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ स्पोर्ट्स बाय स्पेशल ओलंपिक, ठीक है, या ओलंपिक्स कह लीजिए। तो देखिए विशेष ओलंपिक द्वारा खेलों में विभाजन जो कि इस प्रकार से है। विशेष ओलंपिक प्रतिस्पर्धी स्तर के मिलान या फिर समूहीकरण का उपयोग करता है, जैसे विभाजन जो है जिसे हम विभाजन कहते हैं। और जो विशेष ओलंपिक में एक मौलिक नियम होता है, ये क्या होता है विशेष ओलंपिक के अंदर बच्चों, एक मौलिक, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम होता है जो प्रतियोगिताओं में एथलीटों को समान लिंग के अन्य लोगों के साथ समान उम्र के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण रूप से समान प्रतिस्पर्धी क्षमता के साथ मिलान किया जाता है, ठीक है। यानी कि सभी इक्वली एक दूसरे से अपना कंपटीशन करे, ये ना हो कि कोई बड़ा हो और कोई छोटा हो, है ना। तो इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यूजिस कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग और जो सो कि ग्रुपिंग कॉल्ड डिवीजन, ठीक है, एंड विच इज़ अ फंडामेंटल रूल इन स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर मैचिंग किया जाता है या ग्रुपिंग किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि सभी को यहाँ पर इक्वल ट्रीट किया जाए एक तरह से ना, उनके अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि बाई देने की विधि का उल्लेख कीजिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। बाई देने की विधि क्या होती है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर पहला होता है प्रथम बाई।
कनिष्ठ अर्ध यानी लोअर हाफ की अंतिम टीम को दी जाती है ये। फिर दूसरा बाई जो होता है वरिष्ठ अर्ध यानी अपर हाफ, इसकी प्रथम टीम को दी जाती है ये। फिर तीसरी बाई जो होती है कनिष्ठ अर्ध लोअर हाफ होता है ये, उसको प्रथम टीम को दी जाती है। फिर चौथी बाई जो होती है वो वरिष्ठ अर्ध को अंतिम टीम को दी जाती है। और इसके उपरांत इसी क्रम के अनुसार आगे की बाइयों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी अप्स एंड डाउन्स वाला सिस्टम रहता है यहाँ पर। जैसे आप देखते होंगे ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, तो उसी तरह से फर्स्ट हाफ में क्या होता है, मतलब प्रथम बाई में क्या होता है कि लोअर हाफ को दिया जाता है, फिर सेकंड बाई में अपर हाफ को, फिर तीसरी बाई में लोअर हाफ को, फिर चौथी बाई में यहाँ पर अंतिम टीम को दे दी जाती है। और ये सिलसिला आपका चलता रहता है। ठीक है, यही बाई देने की विधि होती है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन द मेथड ऑफ गिविंग बाई एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तथा उसके स्रोतों का नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है आपका सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि एक होगा आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। पहला शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है जी, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एवं माल्टोज यह पानी में घुलनशील होता है। इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, ये पानी में घुलनशील होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, रसीले फलों से मिल जाएगा, गन्ना से मिल जाएगा, चुकंदर, आम और अनाज से हमें मिल जाएगा। सरल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। अगला होगा हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग डेली बेसिस पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें टॉर्च जो होता है या ग्लाइकोजन व सेलुलोज प्रमुख होते हैं। ठीक है, और यह पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो आलू, शकरकंद, चुकंदर, मक्का, गेहूं, यहाँ से हमें ये जटिल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड देयर सोर्सेज। तो ये आप देख सकते हैं शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जैसे कि सुक्रोज एंड माल्टोज देखने को मिलता है, और ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। इसके सोर्स क्या क्या है, जूस, फ्रूट्स, शुगर कैन, ठीक है, बीट रूट्स, मैंगो एंड ग्रेन्स। एंड अगला होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमें मतलब ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते हैं, और ये हमें पोटैटो, स्वीट, जैसे कि बीट रूट्स, कॉर्न, व्हीट वगैरह इन सब से मिलता है बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, और यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 25वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान की अवधारणा का क्या अर्थ है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, जो खेलों के अंदर प्रतिभा की पहचान की जाती है कि हाँ ये टैलेंटेड बच्चा लग रहा है, ये टैलेंटेड बच्चा लग रहा है, तो ये जो अवधारणा होती है इसका अर्थ क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों कि खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कम आयु के खिलाड़ियों में से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज की जाती है जिनकी भविष्य में किसी विशिष्ट खेल में अच्छा और सफल खिलाड़ी बनने की अधिक संभावना एवं क्षमता होती है। खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य भविष्य में सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता वाले युवा खिलाड़ियों की खोज से होता है बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर कम उम्र में ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ पर चयनित कर लिया जाता है, यानी सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो आगे चल के किसी एक स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो सकता है, हॉकी हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, ठीक है, उस स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आदरणीय विराट कोहली जी है, उनका भी तो कभी ना कभी सिलेक्शन हुआ होगा छोटी उम्र में, तभी तो आज हमारे देश का नाम वो इतना रोशन कर रहे हैं, है कि नहीं। धोनी जी हो गए हमारे, या फिर मेसी या रोनाल्डो, ठीक है, इस तरह से आपको मैं बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का चयन जो होता है वो कहीं ना कहीं छोटी उम्र में ही हो जाता है, और छोटी उम्र में ही कोई कोच होता है वो पहचान लेता है कि ये बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो यहाँ पर मैं इसका यहाँ पर सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो ये होता है बच्चों खेलों में प्रतिभा की पहचान का तात्पर्य, कि जो गेम्स होते हैं उसके अंदर जो टैलेंट होता है उसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या बताया गया है कि खेलों में प्रतिभा पहचान का क्या महत्व होता है। तो देखिए
खेलों के क्षेत्र में समय रहते प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने के निम्न लाभ होते हैं। अगर हम समय रहते किसी खिलाड़ी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो हमें बहुत अच्छे उसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की हमें खोज मिल सकती है कि हाँ, जैसे हमने एक अच्छे खिलाड़ी को खोज लिया तो हो सकता है आने वाला वो नेक्स्ट विराट कोहली बन जाए, नेक्स्ट धोनी बन जाए। समझ रहे हैं आप। छिपी प्रतिभा की पहचान, जो हिडन टैलेंट होता है वो यहाँ पर निखर करके आता है, जिससे ओवरऑल पूरे सोसाइटी को, पूरे कंट्री को बेनिफिट होता है यहाँ पर। ठीक है। आरंभिक अवस्था में ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को पहचानने से उसकी प्रतिभा को और अधिक निखारा जा सकता है। अगर स्टार्टिंग में ही हम किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका टैलेंट पहचान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उसका टैलेंट और आगे अच्छा होता जाएगा, उसके स्किल्स वगैरह को और अच्छा किया जा सकता है, जिससे कि वो एक बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सकता है गेम्स के अंदर। आगे देखिए, कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज देश के लिए एक बड़ी संपत्ति खोजने के समान होता है। ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि हम यहाँ पर एक हीरे को खोज लिए हैं। ठीक है। जो कि देश का नाम आगे चल के बहुत ज़्यादा रोशन करेगा, चाहे ओलंपिक्स के खेलों में हो या बड़े बड़े लेवल के खेल जो होते हैं, हमारे फुटबॉल लेवल के खेल होते हैं या क्रिकेट लेवल के जो खेल होते हैं, जैसे आपका होता है ना क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड चैंपियंस ऐसे करके कुछ कुछ होता है। ठीक है। वर्ल्ड कप वगैरह होता है। तो ये चीज़ें हैं। सही समय पर युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के कारण खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अगर हम सही समय पर किसी यंग प्लेयर को खोज लेते हैं कि हाँ ये अच्छा प्लेयर है, तो इससे उसको टाइम मिल जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सके, उसके लिए खुद को तैयार कर सके, जिसके चलते उसके पदक जीतने की संभावना बढ़ जाती है कि हाँ वो जो प्लेयर है, वो जो खिलाड़ी है, वो आगे चल के कोई मेडल लेकर के आएगा, कोई पदक जीतेगा। समझ रहे हैं आप। ये चीज़ें हैं। अगला, समय रहते प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोजने से उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप ऐसे खेलों में ढालने में ज़्यादा आसानी होती है जहां उनकी सफलता की संभावना अधिक होती है। ठीक है। अगर समय रहते ही प्रतिभावान खिलाड़ी यानी कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनको खोज लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको उनके हिसाब से जो गेम्स है, मतलब जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस ला करके दे रहे हैं, तो वैसे गेम्स में उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है और सफलता होने की संभावना यानी सक्सेस रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, हमारी सफलता की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि खेलों में प्रतिभा पहचान के महत्व के बारे में। ठीक है। कि अगर समय रहते हम खेलों में प्रतिभा का पहचान करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है। तो द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स मीन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच सच टैलेंटेड प्लेयर्स आर डिस्कवर फ्रॉम among the younger players who have more possibilities and ability to become a जो कि गुड एंड सक्सेसफुल प्लेयर इन अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इन द फ्यूचर। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि कमर दर्द से आप क्या समझते हैं तथा इसके सामान्य लक्षण लिखिए। ठीक है। तो कमर दर्द एक आम सी समस्या है जो कि हमें खिलाड़ियों के अंदर भी देखने को मिलती हैं और नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कमर दर्द खेल में लगी चोट या भारी वजन उठाने या चलते हुए संतुलन खोने की वजह से हो सकता है। गठिया भी कमर दर्द का एक प्रमुख कारण है। ठीक है। आपने देखा होगा कि खेलों के अंदर जब चोट वगैरह लग जाता है या जब कोई भारी वजन उठाता है तो उसको कमर दर्द का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ठीक है। आपकी मम्मी वगैरह भी आप देखते होंगे, कई बार उनको कमर दर्द हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो घर का भारी भारी काम करती हैं, है ना, दिन भर घर के काम करते रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कमर दर्द हो जाता है। ठीक है। कमर दर्द के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं बच्चों? तो पीठ के नीचे हिस्से से पैर तक दर्द होना, ये कमर दर्द का ही एक लक्षण है। कमर की मांसपेशियों में अकड़न आ जाना, गर्दन में दर्द होना, कूल्हे में दर्द होना और कमर की मांसपेशियों में दर्द व व्यथा होना, ये सब कमर दर्द के लक्षण है बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में आपको लिखना है आंसर बच्चों। ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैक जो सो कि हेड एंड राइट इट्स कॉमन सिम्टम्स। ठीक है। तो ये बैक पेन होगा बेसिकली यहाँ पर। ठीक है। ये आपका थोड़ा सा मिस टाइप है, इस तरह से बैक पेन की बात कर रहा है। तो बैक पेन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और बैक पेन के जो भी सिम्टम्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कोमल उत्तकों की चोटों का वर्गीकृत कीजिए। ठीक है। जो कोमल उत्तक की चोटें होती है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखेंगे
क्लासिफाई सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे याद आ रहा है कि लास्ट या उससे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। कोमल उत्तक की चोटों के बारे में समझते हैं। देखिए, खेलों में कोमल उत्तक मांसपेशीय तंतु, त्वचा, रंग वाहिनी आदि पर लगने वाली चोटों का कोमल उत्तक चोटें कहते हैं। यानी गेम्स के अंदर जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, तंतु होते हैं, त्वचा होता है, ठीक है, रक्त वाहिनी होते हैं, इन पर जो चोट लगते हैं बच्चों, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कोमल उत्तक की चोटें कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसके अंदर कई सारी चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे रगड़। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ऐसी चोट जब खेलते समय या शारीरिक क्रिया करते समय नग्न त्वचा किसी खुरदरी सतह के गतिज संपर्क में आती है, जिसके कारण त्वचा की ऊपरी सतह पर घर्षण होता है, ये आपका रगड़ कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो फुटबॉल वगैरह के अंदर किक वगैरह मारते हैं और उसमें गिर जाते हैं, तो उनका जो घुटना होता है वो रगड़ जाता है बिल्कुल जमीन से। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक कोमल उत्तक के चोटों के अंदर आप लिख सकते हैं। अगला होता है गुम चोट। गुम चोट क्या होता है? खेलों में जब सीधे प्रहार पर कुछ वस्तु से बार बार शरीर के किसी भाग को आहत करते हैं, तो त्वचा के ऊपरी भाग पर नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्हीन मांसपेशीय तंतु और संयोजित उत्तक जैसो कि कुचल दिया जाता है, या फिर कठोर वस्तु पर व सतह से भी गुमचोट लग सकते हैं। ठीक है, गुमचोट मतलब एक तरह से ना अंदर का चोट, जो कि दिखता नहीं है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो दर्द बहुत होता है, क्योंकि वो गुम चोट है। समझ रहे हैं आप? और अगला है हमारा विदारण। ये क्या होता है जी? तो देखिए, त्वचा के ऊपर खुले घाव अथवा मांस के फट जाने या किसी तेज धार वाली वस्तु के टकराने या फिर किसी सतह से टकराने के कारण हमें विदारण देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मतलब त्वचा का ऊपरी घाव हो जाता है, या फिर मांस हमारा फट जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर मसल से वो फट जाए, या किसी तेज धार वाली वस्तु से लग जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों विदारण। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला होता है हमारा चीरा। ये क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चीरे वाले घाव तीखे कटाव वाली चोटें होती हैं। ठीक है, जो चाकू या टूटे हुए शीशे आदि से लगते हैं। ठीक है, जो चीरा होता है, सिंपल सी बात है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई चीरा लगा दे इसको, इस तरह से ना, तो ये मतलब क्या होता है कि ये तीखे कटाव वाले चोट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सीधा सीधा चीरा लग जाता है, या तो ये चाकू वगैरह से लग सकता है, या शीशे से, या किसी तेज धार वाली वस्तु से लग सकता है। घाव के किनारे उस वस्तु की धार की प्रकृति के अनुसार अलग अलग हमें यहाँ पर जो है सो की चीजें देखने को मिलती है, जिससे चोट लगी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला होता है मोच स्प्रेन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है? मोच के बारे में आपने सुना होगा, आपकी मम्मी वगैरह, आपकी बहन वगैरह कभी ना कभी बोली होंगी आपको, या आपने ही कभी ना कभी देखा होगा कि हमारा पैर वगैरह मुड़ जाता है, उसको स्प्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मोच बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अस्थि रंजू में खिंचाव व फट जाने के कारण मोच लग जाती है। अस्थि रंजू वे उत्तक होते हैं जो हड्डियों को जोड़ों पर आपस में जोड़े रखते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से, जैसे कि हमारा पैर होता है ना, ऐसे ये हमारा पैर है मान लीजिए, तो यहाँ पर होता है वो, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ है। एंड लास्ट है हमारा खिंचाव। तो मांसपेशियां व स्नायु के खींच या फट जाने से स्नायु व उत्तक होते हैं, जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। इन उत्तकों में घुमाव तथा इनके खींच जाने से इनमें तनाव पैदा हो जाता है। ये आपका खिंचाव होगा, यानी स्ट्रेस होगा। तो एक ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, यानी कि कोमल उत्तक की चोटें। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, क्लासिफाई सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। मैंने सारा आपको बता दिया बच्चों, इसमें से आपसे कोई 3 या 4 ऐसे पूछ सकता है ना, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया बिल्कुल। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एरोबिक सहन क्षमता परीक्षण लिखे। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरोबिक्स फॉर सीनियर सिटीजन्स राइट इंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। लास्ट ईयर के या उससे लास्ट ईयर शायद ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। इसका पहले उद्देश्य समझिए कि ये जो टेस्ट होता है इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उद्देश्य है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि सर मेरा उद्देश्य ये है ये वीडियो देखने का कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो उसी तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो एरोबिक सहन क्षमता परीक्षण होता है, या एरोबिक्स आपका ये जो टेस्ट होता है, तो इसका उद्देश्य लिखेंगे आप कि इसका मूल्यांकन करना, जो कि जो है सो कि दूरियों को तय करने, सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने, खरीदारी करने तथा
जो सो कि पर्यटन आदि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहा है। ये टेस्ट सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। ये टेस्ट किया जाता है कि वो दूरियों को कैसे तय कर पा रहे हैं, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं, खरीदारी करना, पर्यटन आदि, इन सब के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए एरोबिक सहन क्षमता परीक्षण। ठीक है, अब देखिए ये टेस्ट करवाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। आवश्यक उपकरणों के अंदर आप लिखेंगे समतल स्थल होना चाहिए, यानी कि जो जगह होगा एकदम समतल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ वाला यहाँ पर ज़मीन नहीं होना चाहिए। और 20x5 गज ये इसको मापने का फीता होना चाहिए और विराम घड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जो देखिए जो जगह होना चाहिए, जो धरती होनी चाहिए वो 20x5 यानी कि 20x5 गज का होना चाहिए। और फिर मापने के लिए एक फीता होना चाहिए और एक स्टॉप वॉच होना चाहिए। ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए या करवाने के लिए कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया प्रोसेस क्या होता है जैसे ये टेस्ट करवाया जाए। सबसे पहले चलने हेतु दूरी अथवा मार्ग को अर्थात 45-12 मीटर अथवा 50 गज के आयताकार क्षेत्र में 45 यानी 45x5 गज अथवा 45-72x4-52 मीटर चिन्हित किया जाता है। तो ये यहाँ पर बता रखा है कि कैसे कैसे चिन्हित किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, जिसमें तय की गई दूरी को दिखाने के लिए नियमित अंतरालों पर चिन्ह, ठीक है, कॉन्स रखे जाएंगे कि हाँ यहाँ पर इस तरह से कॉन्स जो होते हैं ना वो रखे जाते हैं। फिर परीक्षार्थी को 6 मिनट की अवधि में अधिकाधिक दूरी को जल्द से जल्द तय करने को कहा जाता है कि भैया आपके पास 6 मिनट है और जितना ज़्यादा आप दूरी तय कर सकते हैं आप कीजिए। ठीक है, प्रतिभागी को यानी जो पार्टिसिपेट करने वाला होता है व्यक्ति, उसको अभ्यास का एक अवसर प्रदान किया जाता है कि भैया एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रतिभागी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी रुक सकता है। तय की गई दूरी परीक्षार्थी का स्कोर माना जाता है। जितना दूरी जो परीक्षार्थी होता है वो तय करता है वो उसका यहाँ पर स्कोर निकल करके आ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से ये किया जाता है। ये आवश्यक उपकरण होते हैं और ये इसका उद्देश्य होता है किसका? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एरोबिक सहन क्षमता परीक्षण का। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोबिक्स फॉर सीनियर सिटीजन्स राइट इंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप लिख देंगे। रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट क्या चाहिए? फ्लैट सरफेस होना चाहिए 20x5 यार्ड्स का एंड मेजरिंग टेप होना चाहिए और स्टॉप वॉच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोड्यूसर आप लिखेंगे एंड लास्ट में आपका इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको पूरा लिखते हुए चलना है। क्लियर है? चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि अस्थि सुशीरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपका, उसके कारण को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिए ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुशीरता होता क्या है। तो इसका जो संबंध होता है बच्चों, ये अस्थि या हड्डी से होता है। ठीक है, अस्थि या हड्डी में जो उपस्थित विषम सामान जो होते हैं ना, बोन मटेरियल, इसकी कमी से होता है। और इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट से भी आप कह सकते हैं, जो हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी होती है उससे भी इसका संबंध होता है। किसका? अस्थि सुशीरता का। ठीक है, क्योंकि ये लिंक होता है हड्डियों से और हमारी हड्डियां बनी किससे है? कैल्शियम से बनी हुई है। चाहे हमारी दांत ले लीजिए या हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सब यहाँ पर कैल्शियम से ही बनी होती है। आगे देखिए अस्थि सुशीरता के कारण, क्या कारण हो सकते हैं भैया यहाँ पर इस चीज़ के लिए? आहार में कैल्शियम की कम मात्रा के कारण अस्थि और हड्डी की मात्रा में कमी होती है। ठीक है, या ये सब कमज़ोर होते हैं। हमारी जो अस्थियाँ होती हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होता है। ऋतुरोध या रजोरोध कह लीजिए। महिलाएं 6 महीने से अधिक समय तक यदि जैसे कि ऋतुरोध की समस्या हो तो उनको भी अस्थि सुशीरता होती है, क्योंकि ऋतु धर्म के समय एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि कैल्शियम की मात्रा का कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मंथली साइकिल वगैरह होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई गई है जो फीमेल्स को होता है। आगे देखिए भोजन करते संबंधी विकार, भोजन लेने संबंधी विकार, क्षुधा अभाव तथा अति क्षुधा अभाव आदि विकार के कारण भी अस्थि सुशीरता हो जाती है, क्योंकि ये भोजन में कैल्शियम की मात्रा का उपयोग तथा अवशोषण शरीर में कम कर देती है। अगर आपको भोजन से संबंधित विकार है, ठीक है, जिसे अति क्षुधा अभाव या फिर क्षुधा अभाव कहते हैं, तो इससे भी आपको अस्थि सुशीरता हो सकती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम हम उतनी तरह मतलब अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं डाइट के माध्यम से अपनी बॉडी में, तो भी हमें ये हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुशीरता। खाने संबंधित बुरी आदतों से भी हमें ये चीज़ हो सकता है। भोजन में कैफीन ज़्यादा लेना, अल्कोहल, तंबाकू या फिर धूम्रपान आदि का उपयोग करने से शरीर में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा में कमी देखने को मिलती है और फिर ये एक असंतुलन बन जाता है, यानी कि डिसबैलेंस क्रिएट करता है और इससे हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस या फिर आप अस्थि सुशीरता कह लीजिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
राइट द फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, ठीक है, या इन द डाइट। सिंपल सा आपको बता दिया इंग्लिश मीडियम में कि ये किस लिए होता है, ये रिलेटेड होता है जब हम इनसफिशिएंट क्वांटिटी में कैल्शियम लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। बाकी आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंस्ट्रामुरल का अर्थ तथा महत्व लिखिए, ठीक है, कि इंस्ट्रामुरल का अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, इंस्ट्रामुरल, ठीक है, या संस्था अंतः टूर्नामेंट भी जिसको कहते हैं। तो देखिए इंस्ट्रामुरल शब्द का अर्थ होता है दीवार के भीतर। इन खेलों में यह एक संस्था, स्कूल, समुदाय के विभिन्न विभागों में टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है और एक संस्था के खिलाड़ियों के बीच में प्रतियोगिता या टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। ये होता है आपका इंस्ट्रामुरल। यानी कि एक दीवार ले लीजिए, जैसे ये स्कूल की दीवार है, ठीक है, किसी संस्था, किसी एनजीओ की दीवार हो सकती है, इसके अंदर, ठीक है, जो भी यहाँ पर कंपटीशन वगैरह करवाया जाता है तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। इंस्ट्रामुरल का क्या अर्थ होता है, तो देखिए इसका अर्थ कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, महत्व क्या होता है। तो इसका महत्व होता है कि खिलाड़ियों का चयन करना, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, इंस्ट्रामुरल के लिए जो खिलाड़ी होते हैं उनका चयन करना, छात्रों के बीच समूह सामंजस्य विकसित करना, ठीक है, जिससे कि छात्र मिलजुल करके कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करे तो अच्छे से खेल सके। क्षेत्र के खेल में अनुभव विकसित करना, जो रीजनल लेवल के गेम्स है उनमें उनका एक्सपीरियंस दिलवाना कि ये हमारे रीजनल लेवल का गेम है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मनोरंजन करना, सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये आपका इंस्ट्रामुरल का महत्व होता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रामुरल। तो आप यहाँ पर मीनिंग देख लीजिए एंड इंपॉर्टेंस फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी इंस्ट्रामुरल के यहाँ पर आप इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर और सेक्शन डी में हमारा 31वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, इसको हमें अच्छे से स्टडी करना है और इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें लिखना है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है इन चीज़ों को, ध्यान से समझिए। देखिए ये आपका चित्र है, इस चित्र में आप देखेंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग रेखा, ठीक है। ये स्टैंडिंग रेखा है और ये फिनिशिंग रेखा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से फिनिश है, ठीक है। स्टैंडिंग स्टार्ट है ये आपका और ये 50 मीटर वाला है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो ये आपका जो चित्र में दिखाया गया आपका टेस्ट है, ये है आपका 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। क्या है बच्चों, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो गति क्षमता को मापना, जो गति क्षमता होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है इस टेस्ट की मदद से। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री लिखिए। ये अगर टेस्ट करवाना हो तो क्या क्या सहायक सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो देखिए मापने के लिए टेप होना चाहिए, जाहिर सी बात है क्योंकि 50 मीटर्स का ये होना है, ठीक है। और मापने का सफ़ेद चूना होना चाहिए, जब वहाँ पर माप लिया जाएगा तो सफ़ेद चूना वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। साफ और समतल जगह होना चाहिए। विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच होना चाहिए। स्कोर और रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए पेन और पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को करने के लिए या इस टेस्ट को करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया लिखिए। तो बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या है ये टेस्ट करने का। तो परीक्षण 50 मीटर से अधिक एक एकल स्प्रिंट चलान शामिल है, ठीक है। यहाँ पर 50 मीटर्स की बात कर रहा है इस तरह से, ठीक है। दर्ज किए गए समय के साथ एक स्थिर स्थिति से दूसरे के सामने एक पैर से शुरू करना और टाइम कीपर टाइम लेना स्टार्ट देता है और वहीं परीक्षार्थी का स्कोर होता है। तो इस तरह से मतलब ये प्रोसेस बता रखा है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका इस मतलब ये आपको डायग्राम दे रखा है और इसके बेसिस पर क्वेश्चन है, आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये हमारा 7th सैम्पल पेपर चल रहा है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको 6 सैम्पल पेपर ऑलरेडी करवा रखे हैं फिजिकल एजुकेशन के। साथ ही साथ मैंने 1 शॉट का वीडियो भी आपका अपलोड कर दिया है फिजिकल एजुकेशन का। 2 1 शॉट का वीडियो अपलोड किया है, पार्ट 1 और
पार्ट 2 करके। पार्ट 2 का वीडियो तो आज ही अपलोड हुआ है, यानी कि 12 फरवरी 2025 को मैंने आज अपलोड किया है पार्ट 2 वाला वीडियो, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है पार्ट 2 का वीडियो तो जरूर जा करके देख लीजिएगा। आपका जो 17 तारीख को बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भैया जी है, ओड़ी बाबा, ये देखिए ना भैया जी एकदम मस्त एकदम योगा वोगा कर रहे हैं, ये देखिए। अरे भैया जी क्या एकदम तंदुरुस्त लग रहे हो आप तो ये भैया जी ये योगा का ना एक आसन कर रहे हैं, ठीक है। आपने चित्र देख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम लिखिए। तो इसे हम लोग कहते हैं गोमुख आसन, ठीक है। इस योगा के आसन को क्या कहते हैं बच्चों? गोमुख आसन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। तो गोमुख आसन होता है ये, और वह आसन है जिसमें हमारे पैरों की मुद्रा जो होती है वो गाय के मुख के समान लगती है, ठीक है। यानी गाय का जो मुंह होता है उसके समान लगती है। गौ का अर्थ होता है रोशनी से भी, और इसलिए गोमुख का अर्थ होता है अंदरूनी रोशनी का, मस्तिष्क की रोशनी से भी। गोमुख आसन में शरीर के कई अंगों में एक साथ खिंचाव पैदा होता है, जैसे घुटने, जांग, कूल्हा, छाती, गर्दन, बाहें और पैरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। मैंने आपको यहाँ पर 4 लाभ बता रखे हैं, जिसमें से 2 मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पढ़ करके। यह आसन करने से शरीर सुडौल और लचीला और आकर्षक बनता है, और वजन कम करने के लिए यह आसन उपयोगी होता है। तो जिसको भी वजन कम करना है, अपना शरीर को और अच्छा बनाना है, तो वो ये आसन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन की 2 सावधानियां लिखिए कि भैया कोई दिक्कत हो, मतलब क्या क्या दिक्कतों में आपको ये नहीं करना चाहिए। तो सावधानियों में आप लिख सकते हैं कंधे, पीठ, गर्दन, नितंब व घुटनों में दर्द होने पर यह आसन आपको नहीं करना चाहिए, और आसन करते समय तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कुछ और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पिक्चर है, इसके बेसिस पर ये रहे हमारे क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। परफेक्ट। ओके बच्चों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा बच्चों, हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इन सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं। अभी अगर आप सैम्पल पेपर्स लेते हैं तो आपको 50% का भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट करके 50% की भारी छूट के साथ सैम्पल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 33वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है हमें कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दे दिया है, इसको हमें अच्छे से स्टडी करना है और इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं एक महिला जी हैं जो इस तरह से डंबल टाइप का ये उठा रखी है, जो जिम में अक्सर नहीं उठाते हैं लोग डंबल टाइप का, और एक कुर्सी पर ये बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये उठा रही हैं और कुछ प्रैक्टिस टाइप का ये कर रही हैं। आपने इतना देख लिया। चलिए अब इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो इस चित्र के अंदर जो टेस्ट दर्शाया गया है उसे बोलते हैं बाजू मोड़ने का परीक्षण। जो हमारी बाजुएं होती हैं उनको मोड़ने का जो परीक्षण होता है वो इस चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों जो सो कि प्रयोग शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति के लिए किया जाता है। शरीर का जो ऊपरी भाग है, अपर वाला साइड है या अपर वाला हिस्सा है, पार्ट है, उसकी शक्ति के लिए इसका यहाँ पर वो किया जाता है, ठीक है, इस टेस्ट को। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए आवश्यक सामग्री बताना है आपको। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख करके भी बता सकते हैं। क्या क्या चाहिए? महिलाओं के लिए 5 पाउंड का तथा पुरुषों के लिए 8 पाउंड का भार चाहिए हमें, ठीक है। बिना बाजू वाली कुर्सी और विराम घड़ी चाहिए। बिना बाजू वाली कुर्सी चाहिए, यहाँ पर है ना, देख रहे हैं आप, ये कुर्सी देखेंगे तो यहाँ पर बाजू नहीं है इन कुर्सी का, जो होता है ना एक हाथ रखने वाला, वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप वॉच चाहिए, बिना बाजू वाली कुर्सी चाहिए, और 5 और 8 पाउंड का यहाँ पर हमें एक वो चाहिए, ठीक है, डंबल टाइप का, जिसे आप यहाँ पर वो कहेंगे, क्या बोलते हैं, भार, ठीक है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। तो फॉर 1 मार्क्स राइट ओनली 2 पॉइंट, ठीक है। तो 1 मार्क्स का है तो 2 ही पॉइंट आपको लिखना है। तो देखिए बहुत सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर कि इस परीक्षण में 30 सेकंड की अवधि के दौरान अधिकतम बार बाजू का मोड़ना होता है।
बाजू मोड़ने का टेस्ट मजबूत बलशाली बाजू से किया जाता है। जब प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है और एक हाथ में भार को नीचे और जैसे कि सूटकेस जैसी पकड़ से पकड़ता है ना, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को पॉज करके इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का है, सिंपल सा है। यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा पिक्चर है जिसको हमें स्टडी करना था, हमने कर लिया, और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनको आप देख सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। यहाँ पर अब हमसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 34वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और इसके तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मैंने 85 बार आपको संतुलित आहार के बारे में बता रखा है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। संतुलित आहार क्या होता है? इंग्लिश में इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ये एक ऐसा आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिसकी हमें एक दिन में आवश्यकता होती है, वो संतुलित आहार होता है। उसके अंदर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन और खनिज शामिल होता है। तो ये संतुलित आहार होता है। जैसे अभी से कुछ टाइम पहले हमारे अंकित बेनपुरिया जी यहाँ पर 75 हार्ड चैलेंज कर रहे थे, तो नहीं बोलते थे राम राम सारे भाइयों ने, आज है मेरा 75 हार्ड का 75वां दिन, आज मैं यहाँ पर जाऊँगा पानी पी के मैंने देख लिया मोर, इस तरह से है ना। तो वो डेली बेसिस पे जो वो खाना खा रहे थे, कहीं ना कहीं वो संतुलित आहार की कैटेगरी में आता है। और आप अपने आसपास देखिएगा, कोई आपसे बड़े भैया हो या फिर आपके ही साथ के, अब तो आप 12वीं क्लास में, तो आपके ही साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो जिम जाते होंगे। तो जो जिम वगैरह जाते हैं वो खास करके अपनी डाइट पर ध्यान रखते हैं और एक दिन में वो पूरा बैलेंस डाइट लेते हैं कि सुबह अंडा वगैरह ले लिया, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, वेजिटेरियन है तो पनीर ले लिया, और इस तरह से करके पूरे दिन में एक बैलेंस डाइट लेते हैं जिसके अंदर हर तरह के पोषक तत्व शामिल होते हैं। चाहे आपका यहाँ पर वसा यानी कि फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, पानी हो, फाइबर हो, विटामिन हो, ये सारी चीजें मिला करके संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट बनता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इन्हीं सब के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का होता है, एक होता है आपका शर्करा या साधारण कार्बोहाइड्रेट, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अगला होता है वसा यानी कि फैट, ये हमारी बॉडी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिसके शरीर में फैट की कमी होती है वो पतले होते हैं, जिसके शरीर में फैट ज़्यादा होता है वो ओवरवेट होते हैं। तो एक बैलेंस फैट की हमें ज़रूरत होती है। प्रोटीन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल के बारे में देख सकते हैं, इन सब के बारे में तो आप बना करके भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स इन डिटेल। तो बैलेंस डाइट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से बताया गया है बैलेंस डाइट क्या होता है और इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, चाहे आपका पानी हो गया और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं अपने 35वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 35वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि संतुलित आहार को निर्धारित करते समय किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर इंग्लिश में मैं आपको बोलूं तो इस तरह से रहेगा, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कीप्ड इन माइंड विल प्रिस्क्राइबिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। संतुलित आहार को जब भी निर्धारित किया जाता है कि हाँ ये संतुलित आहार हम यहाँ लेने वाले हैं या देने वाले किसी को, उसको सजेस्ट करने वाले, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए संतुलित आहार को निर्धारित में हमें निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले उम्र होता है बच्चों, क्योंकि बच्चे बढ़ते बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन, जबकि ढलती उम्र में प्रोटीन व वसा से बचना चाहिए तथा अधिक खनिज व विटामिन लेना चाहिए, ठीक है। तो संतुलित आहार का मतलब तो ये होता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एज ग्रुप को ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। जो यहाँ पर बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, जिनकी एज बढ़ रही होती है, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जिनकी उम्र ढल रही होती है, जो बूढ़े हो रहे होते हैं, उनको प्रोटीन और वसा से बचना चाहिए, ठीक है बच्चों, और खनिज और विटामिन लेना चाहिए उनको। अगला लिंग, जैसे पुरुष को अधिक कैलोरी तथा महिलाओं को कम कैलोरी वाला खाना लेना चाहिए, यानी आहार लेना चाहिए। अगला है हमारा व्यवसाय, मेहनत करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी तथा आलसियों को यहाँ जैसे कि कम लेना चाहिए, ठीक है, मतलब काम की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा बताया गया है। खैर आगे चलते हैं। शरीर का भार, अधिक भार वाले व्यक्ति को अधिक रेशेहार भोजन और पतले कमजोर व्यक्ति को अधिक प्रोटीन वाला भोजन लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। और भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। सेम यही क्वेश्चन आपका
इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट अगर आप ढंग से लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, पूरा एकदम ना डिटेल में ही एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप इतना याद कर लेंगे ना तो इसमें से आपको कम से कम 5 तो याद रह ही जाएगा। मतलब आप अगर आप इतना देख लेते हैं तो 5 तो इजीली याद रह जाएगा, जिससे कि आपके 5 नंबर तो पक्के हैं भैया, कोई नहीं काट सकता आपके 5 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर। 36वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 4 विटामिनों का महत्व तथा स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जो विटामिन होते हैं बच्चों, वो शरीर के लिए आवश्यक एवं आधारभूत पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर की क्षमता, सहनशीलता व स्फूर्ति बढ़ाकर इसे फिट रखने में मदद करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले विटामिन वो होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको बच्चे। जैसे यहाँ पर विटामिन बी जो होता है, इसके अंतर्गत इसके समूह में कई सारे विटामिन आते हैं और जिन्हें सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारी पाचन क्रिया व सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बच्चों बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? दूध, पनीर, जैसे कि दही, मक्खन, अंडा, मछली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे आदि समय ये मिलता है। ठीक है बच्चों, अगला होता है विटामिन सी। यह गर्मी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है और खेलों के दृष्टिकोण से यह सहनशीलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, दांत, अस्थि, रक्त वाहिनी को मजबूत करता है ये। और ये मिलता कहाँ से? खट्टे फल, आंवला, टमाटर, नींबू, अंकुरित अनाज, हरी सब्जी इत्यादि से यह हमें मिलता है। फिर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, इन सब के बारे में बता रखा है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है बच्चों, एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज़ों को एकदम डिटेल में आपको बता रखा है। ऐसी छोटी से छोटी चीज़ों का डिटेल में आपको आंसर मिलेगा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, जिसको आप ले सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 37वें क्वेश्चन के अंदर, 37th क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क। वैसे तो इसका आंसर नीचे है, लेकिन फिर भी मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, और आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा हिंट तो आपको मिल ही गया वैसे। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।